हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन। आइए हम मिलके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, आसान करते हैं। वट एवर बहुत मजा आने वाला है। आप जब भी अपना एग्जाम देने वाले हैं, डजेंट मैटर, बट एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आज का सेशन उन सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो बिना समय गवाते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक को लिखते हैं एंड देन आफ्टर अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दिस इज द चैप्टर 4 एंड ये अपना है केमिकल बॉन्डिंग, राइट। और इसको जो है हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं एप्लीकेशन पे कोई लाइव क्लास लेता हूं या हमारा कोई क्लास ज्वाइन करते हैं बच्चे, चल रहा होता है, तो इसका कुछ पार्ट मैं यूट्यूब पर ज़रूर देता हूं ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे इस एप्लीकेशन पे चल रहे लाइव वीडियो का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख रहा है, इसका कुछ पोर्शन, और वो पूरा चैप्टर पढ़ना चाहता है या ऐसे ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है, तो सारे सेशंस के बैचेज लाइव चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हर यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक दे देते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें कुछ टॉपिक्स को समझना है और सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, देखिए, केमिकल बॉन्ड का सिंपल डेफिनेशन जो आपके एनआईएस बुक के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं वो कहता है कि जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मान लेते हैं ये एटम ए है, मान लेते हैं एटम बी है, एटम ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, जो उसको दोनों को टुगेदर मतलब होल्ड करके रखेगा, है ना, तो उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड के नाम से जान, एक मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखता है, एंड दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली क्या है? केमिकल बॉन्ड एक तरीके से दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल्स के अंदर होल्ड करके रखता है। तो हम इसका डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, द इंटरैक्शन बिटवीन, बहुत प्रेम से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। द इंटरैक्शन बिटवीन, अब किसके बीच में इंटरेक्शन है सोचिए, टू एटम्स, है ना, ऐसे दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन कर रहे हैं हम, विच, अभी क्या कर रहा है केमिकल बॉन्ड? होल्ड देम टुगेदर, उनको पकड़ के रख रहा है, होल्ड देम टुगेदर। कहां पे पकड़ के रख रहा है, कहां इसको बांध के रखा है? विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन में, जो बच्चों ने भी पेड कोर्सेज ज्वाइन किया है उनको मिल जाएगा यहाँ। तो विद इन ए मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं या आयंस की हम जब बात करते हैं, जो भी आप कहिए, कई बार आयंस में भी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो बोलेंगे इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। बहुत मजा आने वाला है। क्या कहते हैं इसको? केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत तरह केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, एक दो नहीं, कई तरह केमिकल बॉन्डिंग हमें पढ़ना है ना। सर क्लास कितने बजे से स्टार्ट हुई? जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। रीजन ये है कि आज ये तीसरा सेशन है महामैराथन का, जिसमें अपने सुबह में मैंने आपका चैप्टर 1 करवाया, एंड देन आफ्टर आप देखिए कि दोपहर में आपका चैप्टर 2 हुआ कंप्लीट जो होता है, और अभी आपके सामने चैप्टर 4 चल रहा है। तो टाइमिंग में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हो जाता है, 15-20 मिनट, आधे घंटे के आसपास का, बस वही एक फैक्टर है। तो जो बच्चे भी ज्वाइन है फटाफट ज्वाइन कीजिए, पढ़िए। क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, एक ऐसी एजुकेशन की बात करते हैं जिस प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं। अभी आपके लिए मैं जेई के क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, उसके बहुत जल्दी रिवील करूँगा, और किस चैनल पे होगा और कैसे होगा। बैचेस तो ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में चाहता हूँ अच्छे रिजल्ट आए। खैर एनी पे, तो ये सारे के सारे इंट्रैक्शन हमने यहाँ दे दिया किस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की, कितने तरह केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। तो देखिए, बहुत तरह केमिकल बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, एक आपका आयनिक होता है। कैसा होता है? नंबर 1 की बात करते हैं,
आयनिक बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग लिख सकते हैं, नॉर्मल बॉन्डिंग लिख सकते हैं, तो आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। जब हम आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोवैलेंसी, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये ए है और ये मान लेते हैं बी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी को दे दिया, इस तरीके से इसको दे दिया। तो जब इस तरीके का कोई बॉन्डिंग बनता है जहां पर देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो नॉर्मल कोई बॉन्ड बनाता हूं ना मैं यहाँ पर, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब एक बॉन्ड क्रिएट होता है। तो लेट सपोज कि यहाँ ले लेते हैं Na+ और यहाँ ले लेते हैं Cl-। तो जी सोडियम ने क्लोरीन को एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई है NaCl का, एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, समथिंग जो भी बोलिए, जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो हम यहाँ सिंपल तरीके से लिख देंगे, यहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा टाइप का जो बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं बच्चों, वो हम पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब जो अपना कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। कैसे शेयर किया जाता है सर, क्या हिसाब किताब है शेयर, काफी डिटेल में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेटिस इसका लिविस स्ट्रक्चर ही बना के आपको दिखाएंगे, बनाने के लिए भी आता है यहाँ पर बेसिकली। तो देखिए जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड में देखिए अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, है ना, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ऐसे करके हम बॉन्ड्स में इसको पढ़ते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन फैमिली का लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ में। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनता है। अब कार्बन का सिस्टमाइज तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी यहाँ पे, कि ये देखिए कार्बन है और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि किसी भी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो मैं इसको भी हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, और मैं सिंपल तरीके से आपको यहां पर समझाता हूं कि मान के चलिए मैंने लिखा कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, यानी कि कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p2 कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो नॉर्मल आप लिख लो KLM का, जिसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो डैट मीन व्हाट, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सबसे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, यही सबसे बाहरी सेल्स का इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है, कार्बन को क्या दिक्कत आती है, देखिए कार्बन चाहता है ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है। व्हाट इज द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि आपका, देखिए मैं सिंपल बना के दिखाता हूँ। ये मान लो मैंने बनाया N+P, अब ये डिटेल में ऑक्टेट रूल के बारे में जानेंगे हम लोग, तो ऑक्टेट रूल कैसे काम करता है, क्या कुछ होता है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बेस है आपका। ये मान लो हमने बनाया यहाँ पे, तो जी हमने यहाँ पर आपसे कहा कि बंधु यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया K सेल में। अब उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने। अब कार्बन चाहता है कि भाई मैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूं सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, जिससे कि मेरा ऑक्टेट रूल का जो मतलब क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। अब केमिस्ट्री के अंदर में 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अलाउ ही नहीं है कि आप किसी को दे सकते हैं या कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको? तो ऐसे कंडीशन में अब कार्बन करता है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन किसी से अगर 3 लेगा भी तो 7 बनेगा और 7 से इसको कुछ होगा नहीं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन 4 का 4 किसी को देगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में कार्बन एक पार्टनर ढूंढता है, एक से ज़्यादा पार्टनर भी पॉसिबल है, जहां पर उन पार्टनर से ये कहता है कि मैं आपको अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दूंगा और आपका इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करूंगा, और इस तरीके से हम दोनों मिलके एक के बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। दैट इज द शेयरिंग टाइप ऑफ बॉन्डिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे।
अब जरा कार्बन हाइड्रोजन की भी कहानी सुन लेते हैं, हाइड्रोजन का क्या दुख है। अब ये है हाइड्रोजन। अब जी हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास केवल और केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। कितने? एक इलेक्ट्रॉन केवल होता है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में अब हाइड्रोजन का अगर हम ध्यान से देख KLM बनाएंगे तो केवल एक आएगा, यानी कि अगर आप K इसका बनाओगे पूरा बनाओगे ना ऐसे करके N+P, तो आप देखोगे केवल और केवल K सेल में बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो होता क्या है कि जो अपना K सेल होता है, L होता है और M होता है, K वाले में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। और L वाले में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, उसी तरीके से M वाले में मिनिमम कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसके बाद से अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं तो ये सब क्या हो जाता है? स्टेबल होते चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अब हाइड्रोजन क्या चाहता है कि भाई मुझे ना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। सोचो, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से और चाहिए। तो एक दिन चाय की दुकान पे हाइड्रोजन बैठा रहता है, कार्बन पहुंच जाता है, कहता और हाइड्रोजन क्या हाल चाल है? बोला बस भैया बहुत बढ़िया है। कहता हाइड्रोजन, कार्बन बोलता है हाइड्रोजन हम सुने हैं कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। बोला हाँ भैया सही सुने हैं। तो हाइड्रोजन अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोलता है भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए फिर तो मजा आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का अपना स्टेबिलिटी पूरा कर लेंगे और उसके बाद लाइफ मस्त हो जाएगा। तो बोला अगर हाइड्रोजन मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दूं तो कैसा रहेगा? बोला अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, देखिए और पूछ बताइए कब करना है। तो इस तरीके से ऐसे 4 हाइड्रोजन से ये बात कर लेता है। अब देखिए 4 हाइड्रोजन से बात करता है तो इसका सिस्टम कैसा तैयार होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ऐसे 4 हाइड्रोजन से बात कर लेता है। कितने हाइड्रोजन से? 4 हाइड्रोजन से बात कर लेता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो सबसे आउटर मोस्ट में। ध्यान दीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं वो वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट में होते हैं, जो सबसे बाहर घेरे में होते हैं, वही केवल आपके केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। सारी बात समझ में यहाँ पे? तो इस तरीके से ये सबके सामने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब बात रही हाइड्रोजन की, तो भाई हाइड्रोजन के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी लेके आया अपना अपना इलेक्ट्रॉन। कैसे किसी पिकनिक और पार्टी करते हैं तो आप भी खाना लेके आते हैं और सामने वाला भी लेके आता है, दोनों ही जब लेके आते हैं तो भाई यहाँ पर जो है बिंदास तरीके से आपका ये बढ़िया चल रहा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अब देखिए चालाकी, देखिए कार्बन क्या कहता है। सबसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। कार्बन कहता है जितना भी हाइड्रोजन है अपना अपना पूरा कर लो। तो ये हाइड्रोजन अपना पूरा कर लेता है एकदम खुश, हैप्पी। ये हाइड्रोजन पूरा कर लेता है हैप्पी। ये हाइड्रोजन पूरा कर लेता है हैप्पी। ये हाइड्रोजन पूरा कर लेता है हैप्पी, है ना। अब कार्बन कहता है सब राजी खुशी, सब बढ़िया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कहता नहीं भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अरे हमारा हो गया, सब एकदम खुश। अब कार्बन दिमाग लगाता है। देखिए ध्यान से 4 तो इसके पास है, ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, साथ ही साथ ग्रीन वाला भी अपने में ले लेगा और इस तरीके से कार्बन का एक कंप्लीट इस तरीके से बनेगा जो ये 8 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया पूरा कर लेगा। और यही आपने देखा होगा CH4 का स्ट्रक्चर और इस टाइप के बॉन्डिंग को जहां पर हम शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, दैट विल नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। मजा आ रहा है पढ़ने में? अब इसी को हम कैसे दिखा सकते हैं? सेम चीज को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना, हाइड्रोजन इधर एक बॉन्ड बना, हाइड्रोजन इधर एक बॉन्ड बना, हाइड्रोजन इधर एक बॉन्ड बना, हाइड्रोजन, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द CH4 मीथेन। क्या है ये? मीथेन है। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की बात करते हैं। तो मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि एक्चुअली में जब हम बॉन्ड्स में कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, और फिर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने जो आपको बताया था कि ये बताया था आयनिक बॉन्डिंग, इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी भी इसको कहते हैं, अलग अलग है कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब बॉन्डिंग अलग है, ये अलग है। मैं टर्म्स अभी क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने यहाँ पर देखा कि जब आप किसी भी मॉड्यूल के अंदर जा रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंदर आप देख रहे हैं
कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब आप ये कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने म्यूचुअली आपस में बॉन्डिंग में कर रहे हैं, उसको कोवैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम कोवैलेंसी वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जब हम सोडियम की बात कर रहे थे, जहां सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा था, है ना, तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से जानते हैं। क्लियर आ रही बात, समझ में हो रहा है आपका यहाँ पे? चलिए, तो अगर ये सब समझ में आ गया हो तो और भी कुछ चीजें जान लिया जाए यहाँ पे। अब यहाँ से एक सवाल आपसे आता है लिविस स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, कि लिविस स्ट्रक्चर के बारे में जानिए या बाकी चीज़ों में जानिए यहाँ पर, है ना। तो अब इलेक्ट्रोवैलेंसी की जो मैं बात कर रहा था उसको पहले मैं लिख ही देता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज होते रहो। सबसे पहले मैं टर्म लिखता हूँ इलेक्ट्रोवैलेंसी। हालांकि और भी टाइप के बॉन्डिंग होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी होता है, वो भी हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, टर्म लिखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है और यहाँ लिखते हैं कोवैलेंसी। मैं दोनों ही लिख देता हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है जी? क्या है इलेक्ट्रोवैलेंसी? हमने क्या देखा इलेक्ट्रोवैलेंसी में कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंप्लीटली लॉस कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप? कंप्लीटली लॉस कर रहे हो। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इसी को शब्दों में अरेंज करके सही तरीके से हमें लिखना होगा, तब इसको हम समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में इस तरीके से काम होता है। सारी बात समझ में आप सभी को? कितने बच्चे हैं भाई जिनको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मुझे बताइए। बहुत मजा आने वाला है। कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग को पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे बताएंगे जरा। रीजन ये हम इसलिए बार बार आपसे पूछते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मैं जिस बैच को पढ़ा रहा हूँ या जिन चीज़ों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो क्या उसमें जो बच्चे हैं उनका जो लेवल है वो कैसा है। मतलब वो हायर लेवल के हैं या फिर कुछ इस तरीके के हैं कि भैया वो उनके साथ मैं बिल्कुल ही सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल सकता हूँ या बढ़ा के चल सकता हूँ, वट आप मुझे बताइए, जिससे क्या होगा मुझे पढ़ाने में आसानी होगी। फिलहाल मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी का लिख देता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत ही सिंपल कहता है, आप खुद भी अपने मन से लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई एन एटम। सीधी सी बात है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाई, किसके द्वारा? बाई एन एटम, किसी भी एटम के द्वारा। अब लॉस्ट ऑफ जब गेन की बात करते हैं कि लॉस्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो किसका करता है? एटम किसका होता है? किसी न किसी एलिमेंट का होता है, ऑफ एन एलिमेंट। तो जो भी नंबर होंगे जो लॉस और गेन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी जो संख्या होगी ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। हैंड रिटेन नोट्स इसका जो है हमने अपने पेड कोर्स में दे रखा है। जो बच्चे भी पेड कोर्स में है उसका लाभ ले सकते हैं। एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया है, देख लेते हैं। ओके, तो उन्होंने एक दिया है डैट मीन वर्ड की समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर हम बिंदास तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कोवैलेंसी क्या हो जाएगा? कोवैलेंसी हम क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स म्यूचुअल शेयरिंग। जब आप केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो म्यूचुअल बॉन्डिंग आपकी होती है ना, जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो मैं चलिए लिखता हूं इसको, मैं सिंपल लिखता हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने ऊपर लिखा था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां लिखा था लॉस्ट और गेन का लिखा था ना, यहां क्या लिखेंगे? विच एन एटम कंट्रीब्यूट्स। अब कंट्रीब्यूट्स किस वे में कर रहा है? टुवर्ड्स म्यूचुअल शेयरिंग, एक दूसरे को करते हैं। अब जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे ये, लेकिन किस टाइम पे? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। जो आपको आता है अपने मन से भी आप लिख सकते हैं।
इज नोन एज कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? कोवैलेंसी के नाम से हम लोग इसको तो दोनों टर्म क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया आपको कि कैसे कैसे क्या जा रहा है नहीं जा रहा है। एक नॉर्मल सा लिविस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बोल, तो जब हम लिविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना होता है कि जिसका भी लिविस स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसको आपको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी उसके होंगे उन सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा। मीन्स वॉट की आउटर सेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे खाली उसको दिखा दीजिए। तो यहाँ पर मैं जो है आपको दिखा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी तो स्टार्टिंग है तो आसान ही लगेगा आपको, कि जब आगे बढ़ेंगे ये एमओटी वगैरह आएगा, वीबीटी वगैरह आएगा, तो वहाँ फिर आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत। तो बेसिकली जब लिविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिविस स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व जो भी होता है दिखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम का दिखाना है हमें लिविस स्ट्रक्चर, या मान लो कि हमें सोडियम का दिखाना है। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं, इसको मैं बना के दिखाऊंगा। या सपोज कीजिए कि मैं किसी एल्युमिनियम का बनाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल बता रहे हैं, या कार्बन का बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाएंगे लिविस स्ट्रक्चर। तो सिंबल दिया है, बाकी और भी हम बना सकते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो एटॉमिक नंबर 12 होता है, और अगर हम एटॉमिक नंबर 12 की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं KLM में ब्रेक कर दूं, यहाँ पे KLM में ये 2, 8 और 2, तो देखिए ये वाला तो पूरा फुल हो गया, इसमें से तो कुछ होना नहीं है। ये भी पूरा फुल हो गया, इसमें से भी नहीं निकलेगा। लेकिन एम सेल में वैसे 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मैक्सिमम कितना रह सकता है 18, और मिनिमम कितना रह सकता है 8। तो यहाँ पर तो 2 ही है ना अभी, तो जो 2 आपका सबसे आउटर मोस्ट में है वही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। बहुत आसान तरीके से बता, और सिंपल तरीके से हम मैग्नीशियम के बगल में यहाँ 2 डॉट लगा देंगे, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही मैग्नीशियम का आपका लेविस सिंबल या लेविस स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या सिंबल्स भी कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं। तो इतने नाम से इसको जानते हैं, तो किसी भी नाम से आपके सामने आ जाए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और मैं टोटली आपके एनआईएस की बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का आपको पता है कि अगर मैं 11 लिखूंगा तो 2, 8, 1, यानी ये डन हो गया, ये डन हो गया। ये वाला जो केबल है ये देखेंगे तो ये आपका पार्टिसिपेट करेगा, तो मैं केवल एक डॉट यहाँ लगा देता हूँ, और ये आपका सिंबल जो कहिए लिविस स्ट्रक्चर कहिए, लिविस सिंबल कहिए, सोडियम का बनकर तैयार हो गया। एल्युमिनियम केस में लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 8, 3, यानी सबसे बाहर में 3 है। अब इस 3 को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, अब दिखाने का तरीका है। देखो मान लो कि मैं यहाँ पर 2 दिखा दूं और यहाँ पर 1 दिखा दूं, तो लो जी बन के तैयार हो गया। कितने आसान तरीके से बन गया, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। जैसे कि मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का तो आपको पता ही है 4 अभी मैंने बताया था, तो इस तरीके से आपने कार्बन का यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ देखो ना किस तरीके से आसान आसान शब्दों में हम छोटे छोटे टर्म को सीख रहे हैं, और यही टर्म आपके पूरे चैप्टर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि मैं अगर लेके आऊं तो ये आपका चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, और इसके अंदर मैं बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से। जो भी आपका, जैसे कि आपका पहले वैलेंस और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिया, केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। एंड देन आफ्टर यहाँ पर देखिए कितने तरह केमिकल बॉन्ड होता है, तो मैं आपको बता रहा था, एक तो आयनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा कोवैलेंट होता है, और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अभी बाद में देखेंगे, है ना। अभी लास्ट में जब आएगा तो उसके बारे में भी देख लेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ एक बॉन्डिंग होता है जिसमें एक मतलब कोई भी जो होता है ना वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है। चलिए बता ही देता हूँ, फिर जब आएगा डिटेल तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 19 में बहुत डिटेल इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा बैक हो जाता हूँ, और बैक होके यहाँ पर मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे 2 तो मैंने बता दिया था, चलिए तीसरा बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये ए है और ये बी है, अब ए बी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। बोला दोस्त, बोले क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। बी बोलेगा भाई मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहाँ से तुम मेरे से बॉन्ड बनाओगे। कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना। बोला हाँ। बोले अच्छा। कहता कोई बात नहीं, मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूंगा,
अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है इसको, मीन्स व्हाट कि दोनों ही बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, ये डोनर होता है, ये एक्सेप्टर होता है। तो इस तरीके से एक एरो लगा के दिखाते हैं, और यही आपका कहलाता है कैसा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ नेम हो गया। अब ऐसे समझिए ना यहाँ पे कि जैसे कि आप मान के चलिए कि बी के पास कुछ नहीं है, फिर भी ए उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब आपने बहुत सारे फिल्मों में पहले देखा होगा कि हीरो जो होता है वो कहीं जा रहा होता है और उसको कोई बच्चा मिल जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं, जैसे मैं इन बच्चों को अपना नाम दे रहा हूँ, इसे भी अपना नाम दे दूंगा, और उसे भी गोद ले लेता है। एक तरीके से गोद लेने वाली बात है ये। बी के पास कुछ नहीं है, आपका दोस्त कल को आ जाए और कहे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, तो आप कहेंगे यार बिजनेस करने के लिए तो पार्टनरशिप चाहिए। तो पार्टनरशिप तो तब होगा ना जब दोनों मिल के हम काम करेंगे। मतलब मैं भी पैसा लगाऊं, तुम भी पैसा लगाओ। पैसा तो आपके पास नहीं है, तो कैसे आप करोगे, क्या तरीका रहेगा? तो आपका दोस्त अगर अच्छा होगा तो कहे कोई बात नहीं भाई, मैं ही पैसा लगा देता हूं और हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लिया जाएगा। तो इस टाइप का कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। खैर एनीवे, तो इस तरीके से जो है मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टर्म को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पे आयनिक और इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड के बारे में भी बता दिया मैंने, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कुछ इंथैल्पीज की बात आती है, कुछ इंथैल्पी चेंज होता है। एक्चुअली इंथैल्पी होता क्या है? इंथैल्पी इज नथिंग बट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। बट जब हम पार्टिकुलर एक रिएक्शंस की बात करते हैं तो एक वर्ड बोलते हैं इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी के नाम से जानते हैं, है ना? तो अलग अलग हिसाब किताब होता है, और इसमें हम जिस इंथैल्पी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बॉन्ड बनाना होता है तो कई बार वहां पर हीट को देना होता है, कई बार हीट रिलीज होता है। तो अगर मान लो हीट हम दे रहे हैं, है ना, दोनों ही बातें यहाँ पर है। जैसे कि अब यहाँ पर जितने भी प्रोसेस यहाँ पर होंगे, यहाँ पर हमें जैसे बोल रहा है ना कि ध्यान सुनिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस थ्योरी यहाँ पर पढ़ता है, और ये पढ़ता है NaCl का। ये हम देख लेंगे बाद में, अभी रिपीट करेंगे ना जब बैक आएंगे तो पूरा इंथैल्पी आपको बताऊंगा कि क्या इंथैल्पी हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें कितना कैसे जाएगा, कितना एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अचानक से पूरा ये सब नहीं करेंगे, हम बैक होके सीधे इस पे आते हैं। ये देखेंगे तो सरदर्द करने लग जाएगा। सिंपल तरीके समझो जो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं इन बॉन्डिंग के बीच में जो आपको पढ़ना है। देखिए, आपका जो आयनिक बॉन्ड होता है उससे बने हुए कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना? आराम आराम से पढ़ें, ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, है ना? तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से बोला कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। ये सॉलिड हो सकते हैं, ये इनके प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं, इनके डेफिनेशन पे नहीं जा रहा मैं। आयनिक कंपाउंड के मान लो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? पॉइंट नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि जी ये सॉलिड हो सकते हैं, इनका जो है डेफिनेट अरेंजमेंट या पैटर्न ऑफ आयन हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये सॉलिड हो सकते हैं, है ना? पॉइंट नंबर 2, इनका जो हो सकता है डेफिनेट, सॉलिड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे, डेफिनेट अरेंजमेंट्स होंगे। मैं जानबूझ को आपको ऐसे रास्ते से ले जा रहा हूं ताकि आपको सब समझ में आए। बताने को मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, बता सकता हूं, बट क्या है कि साइकोलॉजिकली ब्रेन का भी एक एक्सेप्टेंस करने का एक वे होता है ना, जिससे कि आप समझ पाए। पैटर्न ऑफ आयंस होता है यहाँ पे, आप इसे समझ सकते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बोल सकते हैं, मोटा मोटी हम इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, ताकि हम बोलते हैं कि ये जो सॉलिड हम बना रहे हैं ये क्रिस्टलाइन है, सिंपल तरीके से बोलते हैं। फिर और क्या कुछ पॉइंट यहां पर हम बोल सकते हैं? तो जी आगे हम बोल सकते हैं कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। दैट मीन व्हाट हम कह सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अच्छा क्यों इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है? कैसे हम बोलते हैं कि जी इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है?
देखिए होता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट दी जाती है तो उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब सिंपल तरीके से साइड में समझाता हूं कि एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो कोई भी सॉलिड होगा ना, इस सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे ना तो ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड बड़े टच में होते हैं, बड़े टच में होते हैं, बड़े टच, इनके एटम्स जो होते हैं बड़े टच होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच की दोस्ती को कम करना होगा, इनके बीच लग रहे फोर्सेस को कम करना होगा। अब ऐसे तो कब होगा नहीं, देखते हैं जब सर्दी का टाइम आता है ना तो सारा नजदीक नजदीक सब आ जाता है, सब नजदीक नजदीक आ जाएगा। सोचो, तो वैसे ही लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है, कोई छत पे सो रहा है, कोई बालकनी में सो रहा है ना, कोई घर के बाहर सो रहा है, गांव वगैरह में तो खटिया बिछा कर आराम से पेड़ के नीचे सोया जा रहा है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही गर्माहट देंगे, अब जैसे ही यहां पर हम हीट देंगे, है ना, जैसे ही यहां पर हम हीट देंगे, जैसे हीट देंगे तो इनके बीच में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है, वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कमजोर होना शुरू होगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि सॉलिड कैसा है। जैसे कि मान लो आयरन, अब एग्जाम्पल के लिए जो आयरन होता है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, तब आयरन पिघलता है। आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस दोगे ना इसको, तो ये दोस्ती एकदम पड़ेगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो मतलब ये दोस्ती नहीं टूटेगी भाई। और आपने जो है मारा एकदम से और हीट बढ़ाया 200 डिग्री सेल्सियस, तब भी ला 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 गाना गा रहा है वो। तो आप जब तक 1500 डिग्री सेल्सियस दे दोगे फिर ये अलग अलग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, पैटर्न ऑफ आयंस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नजदीक नजदीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर हीट भी ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा हीट देना पड़ेगा तो इसी हीट के तो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और क्या कहते हैं, आगे समझ में? यही मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप किसी भी गैस पे क्या बोलते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉयल करना। इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये फ्यूज्ड स्टेट में या एक्वस मीडियम में अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in fused state और in aqueous medium। तो एक्चुअली जब एक्वस मीडियम की हम बात करते हैं, मीन्स वर्ड की जो पिघला हुआ टाइप का, थोड़ा पानी मिला देते हैं, मतलब प्योर पाउडर फॉर्म में या सॉलिड में तो ऐसे भी नहीं चलेगा। तो रीजन ये होता है कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे NaCl। अब NaCl Na प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। हेलो, यहाँ ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे रहे हो, यहाँ ध्यान दो। NaCl कैसा बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो मान लो एक बर्तन लेते हैं, अब इस बर्तन के अंदर यहाँ मान लो Na प्लस बन गया, यहाँ Cl माइनस बन गया, फिर यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस बन गया, इस तरीके से। और इसके अंदर जो फ्यूज स्टेट है या मान लो एक्वस सॉल्यूशन है, तो जितना भी Cl माइनस बना है, ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन ही तो है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो आपको दे देगा ये। इसीलिए एक्वस मीडियम हो या बाकी चीज़ें हो, आपको ये कंडक्ट करेगा यहाँ पर। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये जो वाटर में होते हैं सॉल्यूबल होते हैं, है ना। तो हम इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर। इनफैक्ट H2O बोल सकते हैं, H2O में सॉल्यूबल होता है, और इसको हम लोग हाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा, हमने आयनिक कंपाउंड्स का कितने सारे कैरेक्टर्स देखा जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा पहले। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, फिर उसके बाद जो है
मैंने आपको बताया कि जो कोवेलेंट का कैरेक्टर होगा इसका उल्टा कर देना, कि कोवेलेंट कंपाउंड का अगर पूछेगा तो इसका उल्टा कर देना कि लो एमपी एंड बीपी हो जाएगा, सॉलिड में हो सकता है और बाकी भी हो सकता है। तो इस टाइप पे ज़्यादा आपका आयनिक कहीं पूछेगा, जो पोर्शन मेन है वो मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी अगर आएगा तो बाकी का भी हम बता देंगे आप फल तरीके से। ठीक है, तो इसी का लगभग लगभग होता है। ऑक्टेट रूल मैं फिर से लिख देना चाहूँगा कि ऑक्टेट रूल वो होता है कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एटम को, तो वो चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लें, और 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने की जो चाहत होती है ना, उसी को हम ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में ये नोट्स पढ़ो और फिर आप कहोगे सर हमें समझ नहीं आया। ऑक्टेट रूल बहुत फेमस रूल है। ऑक्टेट रूल मैंने सिंपल क्या बोला यहाँ पे, ऑक्टेट रूल बोलेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मैं लिख देता हूं पूरा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, द एटम्स, बहुत सारे एटम्स रहेंगे, द एटम्स टेंड टू एडजस्ट ना, ये एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, अरेंजमेंट बोल सकते हैं, वट एवर आप मान सकते हैं। अब जब ये अपने आप को अरेंज करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे, इन सच अ वे, इस तरीके से करेंगे that they achieve 8 इलेक्ट्रॉन, they achieve 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आप बोल सकते हैं, इन देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या इन देयर आउटर मोस्ट सेल, जो बोल दीजिए यहां पर। इस तरीके से इसको हम ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं, और अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये ऐसा करते हैं। केमिकल बॉन्ड को हम और भी कई तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक तरह से केमिकल फोर्स होता है जो बांध के रखता है एटम्स को मॉलिक्यूल्स में। तो बहुत तरह के डेफिनेशंस हैं बच्चों, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिससे कि आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मेटल्स ज़्यादा होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और मेटालिक कैरेक्टर की वजह से ही जो है उनके अंदर मतलब जितने जैसे मेटल्स हो गए तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गया, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं जो आपके मेटल्स होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे हम बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी एक ऐसा वर्ड है जो आगे यूज होगा। अभी मैं आपको आपका हाथ पकड़ के धीरे धीरे रास्ते पे चला रहा हूँ, है ना, अचानक से दे दूंगा तो एकदम बम फट जाएगा कि क्या दे दिया आपने। भी बहुत कुछ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिसाब किताब से चला रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लैटिस एंथैल्पी के बारे में। तो दिस इज द लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी के बारे में थोड़ा समझते हैं, जानते हैं कि एक्चुअली लैटिस एंथैल्पी होता क्या है। देखिए लैटिस एंथैल्पी एक तरीके से मेजर करने का तरीका है कि जो फोर्स लग रहा है आयंस के बीच में, है ना, आयनिक सॉलिड वगैरह में, मतलब आयंस की, मैंने देखिए लैटिस में ना जनरली आयंस की ही बात करेगा। तो आयंस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उसका स्ट्रेंथ कैसा है, मतलब ज़्यादा है, कम है, कैसा है ना। तो उसी को हम लोग लैटिस एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। और लैटिस एंथैल्पी अगर ज़्यादा होगा, हम बोल सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी कम होगा, सॉरी वो भी ज़्यादा होगा, फोर्स लगने वाला ज़्यादा होगा वहाँ पर। तो जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा, फिर मैं लिख दूंगा जो भी रहेगा यहाँ पे। कोई एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैंने लिखा मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम क्या करता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, क्योंकि इसे पता है कि ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर होता है 2, 8 और 2, है ना। जबकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 8 केवल हो जाता है यहाँ पर।
ये स्टेबलाइज अपने आप को कर लेता है। आ रही बात समझ में यहाँ पे? उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूँ यहाँ पर, लेट सपोज कि ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होता है ना, 2 और 6, तो अगर 2 मिल जाए तो काम हो जाएगा। इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है और ओवर 2- बनाता है। यहाँ मीन्स वॉट कि ये 2 और 6 होता है ना, और ये 2 और 8 होता है, यानी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेता है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर ये Mg2+ इस O2- से मिलता है तो यहाँ से MgO एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यानी हम सिंपल तरीके से लिखें कि ये Mg2+ और ये O2- मिलेगा तो यहाँ पर MgO एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका ये फॉर्मेशन कर देगा। आ रही बात समझ में? तो जब ये इसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, एक क्रिस्टलाइन लैटिस बनाएगा। तो अब हम कहेंगे कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना, वो हम इनको इंथैल्पी के रूप में दिखाएंगे। मीन्स वॉट कि अब हम जब कंपेयर करेंगे कि इसका लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है, इसका कम है, इस वे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये अपना लैटिस इंथैल्पी का मेजरेबल पार्ट जाता है। मैं आपके बुक में भी लेके आना चाहूँगा, जैसे यहाँ भी इंथैल्पी चेंज की बात की जा रही है ना। अभी मैं इसलिए जानबूझ के इस पर नहीं ला रहा हूँ ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत आपका ना हो, चूँकि एक रीजन ये है कि जब हम इसको बनाते हैं तो पूरा ढंग से बनाते हैं। फिर देखिए पूरा ढंग से बनता है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एनायन टुगेदर जो भी होल्ड करता है यहाँ पे, और 2 वर्ड यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पे, और दूसरा पढ़ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ना, वो भी हम देख लेंगे। और ये जो क्वेश्चन होता है बोर्न हैबर साइकिल का, ये मैं बेसिकली आपको बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो केवल और केवल ये नहीं होता है खाली डेफिनेशन रट के चले जाइए ना, कुछ स्पेशल चीज़ें भी होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोर्न हैबर साइकिल, इसमें बड़ा स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले सब्लिमेशन होता है, फिर आयनाइजेशन होता है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर डिसोसिएशन होता है, फिर आपका कन्वर्जन होता है, फिर लास्ट में जाकर ये बनता है। और यहाँ लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी यहाँ पर बनता है ना, कि ये आपका ओवरऑल एक लैटिस एंथैल्पी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए पूरा क्लियरली यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से बन के तैयार होता है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा जो भी रहेगा। ये पूरा का पूरा बोर्न हैबर साइकिल का रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, है ना। और इस रिप्रेजेंटेशन में फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें क्या है कैसे है। फिर देखिए आयनिक कंपाउंड का जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था वो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। फिर यहाँ से कोवेलेंट कंपाउंड स्टार्ट हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। ये थोड़ा लेविस स्ट्रक्चर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि देखिए ऐसे ऐसे लेविस स्ट्रक्चर बनाया जाता है और आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल एक एक एलिमेंट और एटम का बताया था, बट यहाँ पर आप मल्टीपल भी दिखा सकते हैं। जैसे Cl के बीच में करना कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ पर इनके बीच में लग रहे इन बॉन्ड को दिखा देना है और साथ ही साथ बॉन्ड के अलावा जितने भी फालतू इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उनको खाली दिखा देना है। वही हमारे लेविस स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आता है जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे ये डायरेक्टली दे देता है, डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पर तो इस तरीके का फॉर्मेशन, जैसे NH4 का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो NH4 अपना कैसा बनता है। अगर हम NH4 की बात करते हैं, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है। आप कहेंगे सर लोन पेयर क्या है, अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो मुझे हर एक टर्म बताना पड़ेगा। चलिए मैं लोन पेयर सबसे पहले चलिए यहीं पर मेंशन कर देता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए ये NH3 है, एग्जाम्पल ये NH3 है। अब इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है उसको लोन पेयर हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि अब ये नाइट्रोजन है, ये ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन से बना हुआ है और इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये अमोनिया होता है। लेकिन अब मान के चलिए ये इनके 3 बेटे 3 बच्चे हैं, है ना, नाइट्रोजन के पास में। इसको भी पाल रही है, इसको भी पाल रही है, इसको भी पाल रही है। रास्ते में एक और अनाथ बच्चा दिख जाता है, इसको बड़ा दया आ जाता है तो इसको अपना नाम वगैरह सब दे देती है, बट इसके पास कुछ होता नहीं है। तो इसलिए कहती कोई नहीं बेटा, हम एक काम करते हैं, ये जो मेरे पास लोन पेयर है ना, ये कहती जो मेरे पास लोन पेयर है ना बेटा, ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर मैं तुम्हें दे दूंगी और इससे तुम मेरे साथ बॉन्ड बना लेना। तो इससे जो बनता है ये आपका NH4 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देता है
अमोनियम बना देता है ये बेसिकली, यहाँ पे क्या बन जाता है, अमोनियम बन जाता है। तो इस तरह NH4 पॉजिटिव आयन का ये फॉर्मेशन होता है अगर हम देखें तो। या अगर आप HNO3 की बात करते हैं, जहां पर अगेन यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, जिसका इस्तेमाल ये एक और ऑक्सीजन से कनेक्ट होने के लिए करता है और इस तरीके से एक फॉर्मेशन करता है HNO3 का। तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे यूज मैं आपको बता रहा हूँ जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पर किया गया है। बाकी कुछ क्वेश्चंस देखिए इस टाइप का यहाँ पूछा जाता है। टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पर है, आइए एक बार देख लेते हैं एंड देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसे ही पढ़ेंगे, हम पॉइंट्स डील करेंगे। अभी बीच का जो पॉइंट था वो मैं फिर से रिपीट करूंगा और जो बचा हुआ पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या एक्चुअली हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगा। तो देखिए इंडेक्स क्वेश्चन 4.1 की बात करते हैं। क्या बोला, डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कुछ और नहीं, आयनिक बॉन्ड ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल डेफिनेशन भी अगर आपको यहाँ पर याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। दूसरा देखिए, तो द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 नाइट्रोजन एटम्स इन टर्म्स ऑफ लिविस थ्योरी। तो लिविस थ्योरी में देखिए एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो ये बॉन्ड तो दिखाना ही दिखाना है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी आपको दिखाना होगा। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ये हम अभी डिटेल हम पढ़ेंगे कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी हम केवल कोवैलेंट बॉन्ड ही पढ़े हैं, ये पोलर, पोलैरिटी, ये सब वर्ड हमने अभी नहीं पढ़ा है, अभी मैंने नहीं बताया आपको, अभी मैं बताऊंगा। मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ कि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, है ना, जिसमें हमें लिखना पड़ता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो मैं अभी ये बताऊंगा। एंड व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और ऐसे ही सवाल आते हैं। तो ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। अब जैसे जेई के जो बैचेज हमारे होते हैं वहां पर बच्चे उतने लिख नहीं पाते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम की बात आती है जहां पर उनको पूरा लिखना होता है, तो फिर इस चैप्टर में खासकर आपको इन सारे के आंसर्स को प्रैक्टिस अच्छी करनी होती है। तो आइए एक बार हम बैक करते हैं। मैं केवल आपको खाली मॉडिफाई कर रहा था, जैसे कि अब यहाँ पर भी है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कोवैलेंट कंपाउंड वगैरह का, और यहाँ से फिर देखिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात किया है, क्या होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह, कैसे काम करता है, पोलैरिटी क्या होता है, ये सब बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें पढ़ना, डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ना, ठीक है। आइए अपने इसमें आते हैं, यहाँ क्लियर है। तो यहाँ तक जानने के बाद ऑक्टेल रूल, लैटिस एंथैल्पी वगैरह हम डिटेल में फिर जानेंगे और कम बैक करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे आपको, और उसके बाद फिर हम डिटेल में समझेंगे। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। केमिकल बॉन्डिंग जो है हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन अगर इस स्कोरिंग चैप्टर में थोड़ा सा आप मतलब ऐसा है कि ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इससे पहले कि मैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पे आऊँ, मैं चाहूँगा कि एक बार जो मैंने कोवैलेंट बॉन्ड आपको पढ़ाया है, उस कोवैलेंट बॉन्ड में जितने टाइप्स होते हैं उसका एक एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा ना हो जैसे अभी नाइट्रोजन का पूछ दिया था, तो आपको आना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है बेसिकली अपने केमिस्ट्री में 3 तरह के बॉन्डिंग बॉन्ड, कितने तरह का, 3 तरीके। तो हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद हम बात करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक हमारा और बच्चे बनता है ट्रिपल का, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आप कहेंगे सर 4 का बनेगा क्या, 4 का नहीं बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो एक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा केवल, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसमें है ना, इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा यहाँ पे। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कैसा बनेगा, है ना, 2-2 का बनेगा तो कैसा बनेगा। जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ले लीजिए, H और H की बात करते हैं, तो H और H जब आपस में आते हैं इस तरीके से, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, H बॉन्ड H यानी कि H2 बनाते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन आता है 2-2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग करता है यहाँ पे, और अल्टीमेट इनके पास और भी इलेक्ट्रॉन्स बैक में होते हैं। जैसे कि अब जैसे ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, तो आप मान के चलो कि 4 और होगा, क्योंकि टोटल 6 इसके पास होता है। इस तरीके से देखो, तो उसका इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ लेके अपना 8 पूरा कर लेगा, और ये इसके साथ लेके अपना 8 पूरा कर लेगा। सो डैट मीन व्हाट, O डबल बॉन्ड O
यानी कि आप बोल सकते हैं O2 बना देगा ये, जैसे यहाँ H2 बनाया था ना वैसे यहाँ O2 बना देगा। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो अपना जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है बच्चे वो कैसा होता है? तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से मान लो नाइट्रोजन ले लिया हमने, ये नाइट्रोजन ले लिया हमने, है ना। अब ये नाइट्रोजन 3-3 से बनाएगा, कैसे बनाएगा? 3-3 से बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास टोटल 5 होता है, यानी कि 2 बैक में ऑलरेडी पहले से इसके पास एक लोन पेयर के रूप में। अब ध्यान से देखो, ये अपना 8 पूरा कर लेगा ना, आराम से 8 पूरा कर लेगा, ये भी अपना 8 पूरा कर लेगा, और ये बना देगा N ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स वॉट, ये N2 का फॉर्मेशन कर देगा। और इस तरीके से हमने कोवैलेंट बॉन्ड्स के जितने भी टाइप्स थे विथ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको समझाया और बताया। नाउ अगेन द टॉपिक इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कि वो टॉपिक रह गया था। और जब हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो? सिंपल सी बात ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, देखिए जो अपना पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो एक्चुअली क्या होता है हम समझते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को ले लीजिए, लेट सपोज कि हम एक कोवैलेंट बॉन्ड लेते हैं HCl का, बेस्ट एग्जांपल HBr HCl HI समथिंग जो भी आप ले सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं, या चलो सिंपल लेते हैं, A ले लिया और B ले लिया। अब इसके बीच में क्या हो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इस बात को समझ, जब हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर प्लस और माइनस तो आता ही आता है भाई। अगर देने वाला है सोडियम, जैसे एग्जाम्पल था तो सोडियम प्लस था, और क्लोरीन नेगेटिव था तो वो माइनस था। आ रही बात समझ में आपको? तो Na प्लस और Cl माइनस, NaCl बन गया निकल के यहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहां पर भी प्लस और माइनस आता है, लेकिन बहुत ही स्लाइटली आता है। यहां पर 2 वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम यहां पर एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ये 2 ऐसे वर्ड हैं, एक ही मतलब इसका जाता है। पहले हम ये समझ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इतने डेप्थ में इतने सारे टर्म्स इसके अंदर है ना कि आपको सारे टर्म्स को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ अच्छा कर पाओगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब मान लो बच्चों हमने ए ले लिया और बी ले लिया। अब देखो जी, ए और बी में अगर मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, ए का ऐसा नेचर है कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का नेचर लगता है, तो देखो कायदे से देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। मैं कलर बताता हूँ, चेंज कर देता हूँ। कायदे से देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे सेंटर में होना चाहिए। लेकिन अगर इफ ए इज मोर नेगेटिव देन बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बी से ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में यहां पे ध्यान से देखिए, ए क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को बीच में ना रखकर दोनों अपनी तरफ कर लेगा। अब बी को लगेगा कि हाय मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, कहते हैं इस कलमुहे ने मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, मुझे शुरू से इस पे शक था। लेकिन एक्चुअली में किसी ने लिया नहीं है, बस खाली शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन लेके गया नहीं है। बस इसका नेचर ऐसा है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। दैट्स वाई ये रीजन बी को लेगा मेरे यहां से लिया गया है, तो इस पे एक डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे एक डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इसी को हम पोलैरिटी कहते हैं। पोलर का मतलब होता है कि प्लस और माइनस का आना। जैसे कि आप जैसे मान लो इलेक्शंस होते हैं, जैसे अब यूपी में इलेक्शन था, तो हम कहते हैं कि जो वोट्स हैं उसको पोलराइज कर दिया। तो व्हाट डू मीन बाय पोलराइज कर दिया? तो पोलराइज करने का मतलब है कि जैसे मान लो कि पूरा का पूरा वोटिंग है, तो अब जैसे मान लो बीजेपी की बात करते हैं, तो बीजेपी ने पूरा का पूरा पोलराइज कर दिया। जैसे 20% मुस्लिम वोट आ गए, 80% हिंदू वोट आ गए।
अब अदर पार्टी ने कैसे पोलराइज किया, उसने 10% में इस जाति को कर दिया, 15% में इस जाति कर दिया, 60% में मुसलमान कर दिया, और में 30% में मान लो ST कर दिया, या आदिवासी जो भी कर दिया यहाँ पर, या जो भी मान लो, इसी को कहते हैं पोलराइज होना। सो नथिंग, पोलराइज का मतलब होता है कि आप एक तरीके से पोलराइज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं शिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और केमिस्ट्री के अंदर पोलर का मतलब वही होता है जो आपके आयंस में एक तरीके से आयंस नहीं बनेगा, एक जब चार्ज डेवलप होता है एक्चुअली में, दैट इज नोन एज पोलर नेचर, ये पोलर हो चुका है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो मैं एक एग्जांपल यहाँ लेना चाहता हूँ HCl का, दैट इज आई थिंक सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर दिस टॉपिक। तो हमने यहाँ लिखा, मान लो H लिखा और मैंने मान लो Cl लिखा। यू नो वेरी वेल दैट Cl इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। आप अच्छे से जानते हैं कि जो Cl है, क्लोरीन है, वो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेट्स वाई इनके बीच में जो पोलैरिटी डेवलप होगी, इस पे डेल नेगेटिव होगा और इस पे डेल पॉजिटिव होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट, ओके आई थिंक सो यहाँ एक मिस्टेक हो गया था मुझसे। मिस्टेक ये हुआ था कि A ने लिया है, तो ऐसे कंडीशन में A पे डेल नेगेटिव आएगा, और या तो मैं यहीं पे सही कर दूं या तो मैं यहाँ सही कर दूं, है ना, जो गलती हुई है, या तो मैं यहाँ सही कर दूं कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, मैं ऐसा लिख दूं, तो फिर मुझे ये भी सही करना पड़ेगा यार। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसे मिटा के फिर से कर देता हूँ, ठीक है, फिर से बना देता हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया, और इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन में B को ही दे देता हूँ। एंड दैट्स वाई वी कैन से डैट इस पे डेल पॉजिटिव आ गया और इस पे डेल नेगेटिव आ गया। अब B ने अगर ले लिया इसके इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है, तो A को लेगा, मेरा ले लिया गया है, और इस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। आरी बात समझ में क्लियर हो रहा है आपको? इस तरीके से आप ध्यान से देखो तो हमने पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, और इस सिस्टम के अंदर हमने पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को बहुत ही आसान तरीके से समझा, बहुत आसान तरीके से समझा यहाँ पे, है ना। जितना हम आसान तरीके से समझ सकते थे उतना आसान तरीके से हमने समझा है। हमने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो वगैरह लगाते हैं, क्या कुछ सिस्टम रहता है यहाँ पे। अब कुछ छोटे छोटे टर्म है बच्चों, वो हम देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर फिर मैंने कहा ना, मैं फिर से वो इंपॉर्टेंट था बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल का, मैं उसको करवाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा कैसे कैसे क्या जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, हम इसको जरा देख लेते हैं। एंड देन आफ्टर फिर और भी बहुत सारे रूल्स पढ़ने से, फजेंस रूल्स के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर होता है, या कैसे चार्जेस के बीच में होते हैं, क्या सारी चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो हम लेके आते हैं बॉन्ड लेंथ पे, आपको कुछ कुछ बेसिक बॉन्ड के बारे में, कुछ बॉन्ड के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो आइए जान लेते हैं बॉन्ड कैरेक्टर्स के बारे में, बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर्स बोल सकते हैं या कुछ टर्म्स बोल सकते हैं, अब वो समझ लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, द फर्स्ट वन वी हैव टू स्टडी दैट बॉन्ड लेंथ क्या होता है। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो एक्चुअली में जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है, और जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं ना, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, बट कहां से हम डिस्टेंस लेंगे? उनके न्यूक्लियाई से लेंगे, उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। लेट सपोज कि ये अपना एक एटम है, इसका न्यूक्लियाई ये है, और ये अपना एक एटम, इसका न्यूक्लियाई ये है, दिस वन A एंड दिस वन B। तो वी एक्चुअली हियर फ्रॉम दिस न्यूक्लियस टू दिस न्यूक्लियस, है ना, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच में जब हम बात करते हैं, तो दिस इज द बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं इसको, जिसको मीटर में मतलब करते हैं। तो हमें ध्यान देना कि न्यूक्लियाई के बीच में बात करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, अब ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है एक्चुअली में बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, है ना। हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस हमारा ले रहे हैं बिटवीन
द न्यूक्लियाई ऑफ की बात करेंगे, न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। तो यही अपना कहलाएगा, आपका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। एक टर्म तो हम समझ गए, की टर्म जो हमारा था कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में बॉन्ड एंगल क्या होता है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल। देखिए, बॉन्ड एंगल क्या होता है कि इसको हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली एंगल है ये। तो एंगल जब हम बात करते हैं, तो जो मैंने आपको ऑर्बिटल्स पढ़ाया था चैप्टर 2 में, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जब ये ऑर्बिटल्स उसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, तो सेंट्रल एटम के साथ में जो क्रिएट होता है एंगल, उसी को हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल हम क्या सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल के लिए, जैसे जैसे ये एन है ना। अब ये देखो, मान लो NH3 का बनाया, है ना। तो अब इसके बीच में हम देखेंगे ना कि ये एंगल कितना क्रिएट हो रहा है ना। जैसे H2O का लेते हैं, ये O होता है और ये H होता है, ये H होता है, ये देखो जो एंगल क्रिएट हो रहा है, तो यही अपना क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। अब जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, तो एक्चुअली में इन बॉन्ड्स के बीच में बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। बट बीच में सेंट्रल एटम जरूर होता है, क्या बोलते हैं, अराउंड सेंट्रल एटम, ये वर्ड यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो ऑर्बिटल्स बनता है। अभी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि इतना प्यारा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि जैसे घर में कोई मेहमान आता है, तो हम अपना एक कमरा खाली कर देते हैं, या कोई कमरा साइड का होता है तो उसको सफाई उफाई करते हैं, या कभी बाराती वगैरह आता है तो स्कूल वगैरह खाली कर दिया जाता है। तो वही हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता है। तो इतना डिटेल, इतना मजा आएगा पढ़ने में, आपको बड़ा मजा आएगा आपको। बट ये समझिए बिटवीन कि एंगल्स बिटवीन द बॉन्ड, सिंपल कह सकते हैं, बॉन्ड एंगल कहलाएगा यहाँ पर। बाकी डेफिनेशन में क्या जाऊँ, यहाँ पर सिंपल सिंपल तरीके से मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इन द नेक्स्ट आगे हम बात करें यहाँ पे कि अब बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, जैसे कि हमें बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है यहाँ पे, देखिए, बॉन्ड इंथैल्पी की जब हम बात करते हैं, तो ये होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें जरूरत पड़ता है तोड़ने के लिए। लेकिन किसको तोड़ने के लिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। मान लो ये 1 मोल बॉन्ड है, अगर मुझे इसको तोड़ना होगा, तो इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी कहेंगे। लेकिन सावधान, ये एटम्स की बात की जा रही है, और उससे भी सबसे बड़ी बात सावधान होने की है, गैसियस स्टेट में। इसकी बात करते हैं गैसियस स्टेट में, हम किसी भी स्टेट की नहीं बात कर लेंगे, हम गैसियस स्टेट की बात करेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी को। इतने सारे टर्म ही हैं कि आराम आराम से पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो दिमाग जो है खिचड़ी पक जाएगा। 2 हो गया ना, तीसरा ऐसे कैसे सिलेबस पूरा नहीं होगा, सिलेबस भी पूरा होगा, कंप्लीट भी होगा, और मजा भी आएगा, और क्लास में याद होगा, है ना। तो जब हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी की यहां पर बात करते हैं, तो एक्चुअली बॉन्ड इंथैल्पी क्या है हमारा। जब बॉन्ड इंथैल्पी की बात करते हैं तो हम लिखते हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bond। एक बॉन्ड का जब 1 मोल हम लोग लेते हैं, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, या बॉन्ड जो भी ले लीजिए यहाँ पर आप नॉर्मल, अगर तो आपको लगता है ऐसा तो बॉन्ड्स लिख लीजिए, ठीक है। हम इसको तोड़ना है, इसको समझ में आ रही बात, ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप। हम अपना अलग अलग टाइप ले लेते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर ही होता है, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। लेकिन इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये 2 एटम्स के बीच में है और गैसियस स्टेट में है, बिटवीन 2 एटम्स इन
कहां बोलेंगे? अ गैसियस स्टेट। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड इंथैल्पी, इसी को बॉन्ड इंथैल्पी कहेंगे अपना। अभी आएगा आपको कि भाई इतने बॉन्ड इंथैल्पी की जरूरत पड़ रही है, इतना ये हो रहा है। एक लास्ट और टॉपिक हमारा यहाँ पर है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है आपका, जो आप लेविस डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो लेविस स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको देता है कि आपके जो भी बॉन्डिंग हो रहा है दो एटम के बीच में कितने, मतलब सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि नंबर कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, द नंबर ऑन बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, कितने ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं, उसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। मान लो कि ओ और ओ के बीच में बात करते हैं तो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया है ना। एच और एच के बीच में बन रहा है, तो इस तरीके से एक हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का लास्ट टर्म है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बाकी जितने भी बच्चे हमारे पेड कोर्सेस में हैं, जो ज्वाइन हुए हैं और जिस उम्मीद से भी हमारे कोर्सेज को परचेज किया है, अगर आप हमारे यूट्यूब पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा पार्ट हम यूट्यूब पर भी देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि छोटे से पार्ट में अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है, तो अगर ऐसे ही आप सारे चैप्टर, सारे टॉपिक के इस कंटेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही बातें आपको याद हो जाएगी, लेक्चर देखते ही चीजें हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएगा, तो हो गया आपका काम, फिर आप आराम से 90% स्कोर। सिंपल तरीका है। बट अगर आप किसी भी चीज को बस कहोगे बहुत अच्छा पढ़ लिया हाँ पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली में सवाल सोल्व नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, फिर आपको उसको रटना पड़ रहा है, बहुत भयावह है, बहुत बुरी चीज है। कितना रटोगे आप, कितना रटोगे? खाली एक चैप्टर के अंदर ही इतने सारे टर्म्स हैं कि आपका दिमाग खिचड़ी पक जाएगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उनके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो कितना रटोगे आप? प्रॉब्लम होगा ना आपको। तो टीचर के साथ एक ट्यूनिंग बैठानी होती है, और मैं तो कहता हूँ जिस टीचर के साथ ट्यूनिंग आपकी बैठ जाए और आपका काम भी हो रहा है, तो मुझे लगता है बिना देर किए आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। दैट विल बेस्ट फॉर यू। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जो हमने लिया है उसको जस्ट यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड में लिया बॉन्ड ऑर्डर सिंपल तरीके से, मान लो ये O है और ये डबल बॉन्ड O की बात कर रहे हैं, ये N है, ट्रिपल बॉन्ड N की बात कर रहे हैं, मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट। आप नंबर्स की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितना बन रहा है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं एक्चुअली में। अब इसका देखिए यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो एक्चुअली क्या है ये, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, और वही आपका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। आगे हम और भी जानेंगे बॉन्ड हैबर्ट साइकिल के बारे में, बाकी चीजों के बारे में। तो यहां तक जो मैंने आपको बताया है एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, मैंने आपको चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग का ये सारा बताया, कितने तरह का बॉन्डिंग वगैरह होता है, कैसे क्या होता है। फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाया मैंने कि कैसे क्या यहाँ पर कोवेलेंट का जा रहा है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी समझाई, कोवैलेंसी समझाई, लेविस स्ट्रक्चर आपको समझाया है यहाँ पे। एंड देन आफ्टर उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया यहाँ पे। एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैंने आपको ऑक्टेट रूल समझाया, मैंने लैटिस इंथैल्पी के बारे में आपको जानकारी दी यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में कितने तरह की वैरायटी, ये मैंने आपको बताया, समझाया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो मैंने समझाया और बताया। एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैंने बॉन्ड कैरेक्टर्स की बात किया, ये बहुत सारे टर्म्स हमने था जिसमें बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। और इसी के साथ यहां तक मैं YouTube वाले पार्ट को यहीं पर कवर करता हूं। अब ये क्लासेस कंटिन्यू यहां पर हमारे एप्लीकेशन में चल रही है, बट जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारे एप्लीकेशन में आइए, GCC NIS क्लासेस और लाइव क्लासेस का आनंद लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये उन सारे बच्चों के लिए सुनहरा मौका है जो NIS में किसी भी तरह का कभी भी एग्जाम देना चाहते हैं।